अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ आज कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर नदीम हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच कि आपने आज शुक्रिया ज्वाइन आप किया। लोगों ने। थैंक यू। और हम सबसे पहले आज कर्नल साहब की तरफ चलेंगे और क्योंकि भारत से कई शोज हमने किए जिसमें मेजर साहब भी थे और भी कई जगह बात की जा रही है कि पाकिस्तान जिस तरह से गजा में अपने ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है तो वो ठीक नहीं है। आपके ख्याल से कर्नल साहब क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी वही गलती दोहराने जा रहा है जो हमने अफगानिस्तान की वॉर में पढ़कर की थी? क्या एक बार फिर अब अमेरिका के हाथों जो है कह लीजिए प्रेशराइज होकर या किसी भी रीजन की वजह से क्या एक बार फिर हम अमेरिका की जंग में जो है गजा पहुंचेंगे और क्या वही नुकसान देखने को मिल सकता है जो अफगानिस्तान के वक्त हमने देखा? जय हिंद, नमस्कार आरजू काजमी जी। आपके शो में आने का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो आपने हमारी जो मेजर नदीम से जान पहचान कराई है उसमें दो पहलू निकलकर मैंने जरूर देखे। कहने के लिए कुछ भी कहा जाए बट बाय एंड लार्ज मैंने ये नोटिस किया है कि जब 1-to-1 रास्ता होता है तो उसमें हम लोग जनरली ये जरूर निकल कर आता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हेट्रेड जो है वो दिखाई जरूर जाती है पिक्चरों की तरह, लेकिन अपने आप में आप जैसे ब्रिज जो हैं, आरजू काजमी ब्रिज के दोनों साइड पर खड़े होके दो फौजी अफसर कुछ अच्छी बातें जरूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। अब आगे बात आपने जो कहा है कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है क्या गलत, आई एम वेरी श्योर अगर आपने ये सवाल पूछा है इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कि कहीं ना कहीं आप नजर आपको आता है कि क्या ये फायदेमंद एक्शन या सौदा है या नहीं। और उस सौदे को देखने का दोनों तरीका है। मैं आपको पहले फायदा दिखाता हूं। फायदा इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप वापस ट्रंप को शायद कुछ दिन के लिए अपने साइड कर लेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ट्रंप की है कि मुस्लिम कंट्री जो है वो स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में बनाए। आई एम वेरी श्योर एक जो आईएमएफ के लोन वाला जो मामला है वो भी आपके फेवर में यूएस में ट्रंप करवा पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्री में ये एक बात फैलाई जा रही है कि ट्रंप हमें वापस लेने वाले, बिल्कुल ले रहे हैं, मैं तो एग्री करूंगा, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ओवरऑल कब तक और कहां तक। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा कोई कंट्री रियलाइज ही नहीं कर सकता कि यूएस कितना रिलायबल और अनरिलायबल। जरूरत पड़ने पर वो आपके लिए बड़ा रिलायबल है, आपको सब कुछ दे सकता है, और जरूरत ना पड़ने पर वेल आपको मालूम है उसने क्या पिछले 5-7 साल में जिस तरह का बर्ताव रखा है। इंडिया को भी ये रियलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को रियलाइज नहीं हो रहा है कि कहाँ ट्रंप गले मिल रहे थे और कहाँ वो एकदम से टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। सो मुझे लगता है अगर मोटे तौर पर देखें तो आपको 3 जगहों पर पाकिस्तान को वे करना पड़ेगा कि गाजा में जाना ठीक है या नहीं। पहली बात, क्या आप ट्रंप के इशारों पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, क्या आपको इससे आपके ओन कंट्री में, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, आपके ओन कंट्री में जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट लोग हैं वो इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी बात, आपकी जो ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि यू आर एंटी इजराइल एंड प्रो पैलेस्टाइन, अब कहीं आपको इस पर तो धक्का नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वहां जाकर इजराइल बोल रहा है यू हैव टू डिसआर्म हमास। अब आप वो डिसआर्म करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि शायद बाकी भी जो ईरान जैसी कंट्रीज हैं और बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीनियंस के फेवर में रहते हैं, वो एक इस्लामिस्ट कंट्री को, इस्लाम की कंट्री को, पाकिस्तान को यूएस और इजराइल की तरफदारी के हिसाब से काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा या उसका भी एक खमियाजा आपके तरफ आएगा। अबव ऑल आपको मिलेगा क्या? इस समय आपको एक ही चीज मिलेगी कि आईएमएफ वाला लोन या ट्रंप का इन्फ्लुएंस ऑन लोन, यही मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, कोई बड़ी मेजर चीजें नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि आपके यहाँ तकलीफ ये है कि जितना यूएस इंटरेस्ट लेगा उतना चाइना खफा होगा, जितना चाइना खफा होगा या इंटरेस्ट लेगा तो यूएस खफा हो जाएगा।
सो आपके यहाँ ये जो बैलेंसिंग वाला एक्ट है, ये आपके लिए इन फ्यूचर मुश्किल होने वाला है। मुनीर साहब अपना टेन्योर अच्छे से निकाल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाहवाही भी शायद लूट लें, 2-4 पैसों का कंट्री के लिए फायदा दिखा पाए, बट मान लीजिए मेरी बात कि जब तक ओवरऑल दुनिया में आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का फेथ नहीं आएगा, ये जो छोटे मोटे पैसे हैं ये आपको नदी पार नहीं करा पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर यही बात मैं मेजर नदीम आपसे पूछूं कि आखिर अफगानिस्तान की जंग में हमने हिस्सा लेके देख लिया, हमें नुकसान ही हुआ, फायदा तो नहीं हुआ उसका। आज अफगानिस्तान के साथ टर्म्स खराब हो चुके हैं और 20 साल हम उस जंग में लगे रहे, हालांकि कहा यही जाता है कि दूसरे की जंग में हम गए। तो अब एक बार फिर अगर हम गजा की तरफ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि जैसा कहा जाता है कि जी नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, तो क्या दूर का नुकसान हम देख रहे हैं या सिर्फ नजदीकी फायदा देखा जा रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अफगानिस्तान में भी आपने कहा जो हम गए, तो हम किसी के कहने पे नहीं गए बल्कि अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए गए। अगर आप देखें तो यूएसएसआर उस वक्त उनकी पूरी कोशिश थी कि वार्म वाटर्स की तरफ उन्होंने आना है, और वो खाली अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन पर, ड्यूरल लाइन पर नहीं रुकते बल्कि उन्होंने बहरे अरब तक आना था। तो वी फॉट दैट वॉर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूएसएसआर को ब्रेक भी किया और सारी दुनिया इसको रिकग्नाइज भी करती है। उसके बाद अमेरिकन जिस तरह से आए, डेफिनेटली उसमें अमेरिकन एक बदमाश है, उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को फोर्स भी किया। तो पाकिस्तान को ने उस जंग में जो आप कहें तो पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर को सिक्योर किया, पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स अफगानिस्तान में नहीं भेजे। जो भी थे मुजाहिदीन जो अमेरिका ने इधर उधर से लाया, उनको ट्रेन किया वेरेवर, और उन्होंने उससे अफगानिस्तान में जंग लड़ी। डेफिनेटली हमें उसका भी ये फायदा हुआ कि हमारी बॉर्डर सिक्योर रही और पाकिस्तान की एक इंच भी कहीं नहीं गई। ठीक है, अफगानिस्तान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये भी एक इंटरिम गवर्नमेट है, के दोहा एग्रीमेंट के तहत, और ये डेफिनेटली वेरी सून विल चेंज। और आपको पता है कि ये बहुत तेजी से लोग चेंज भी करते हैं, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, आज कुछ पोस्चर है, कल कुछ पोस्चर होगा। तो ये इनका जो वक्त के हिसाब से चेंज होता जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान अभी इन पर दबाव डाल रहा है और बाकी सारी दुनिया, इस्लामी ममालिक भी दबाव डाल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी कोई एक हमारा आपस में माहिदा हो जाएगा, क्योंकि नजरियाती तौर पर हम साथ हैं। ये वक्ती तौर पर तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन नजरियाती तौर पर। फिर तीसरी बात आती है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें व्हाट वी विल डू, हमारा क्या। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक ये जितने भी जैसे 20 पॉइंट्स हैं जो ट्रम्प के, आपने देखा कि इसके ऊपर कंसेंसस हुआ और तमाम इस्लामी ममालिक ने उसको साइन किया और सिक्योरिटी काउंसिल से उसको पास भी कराया गया, ठीक है। और वो फिर पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर साइन किए और शर्म उल शेख में जाके और इजिप्ट में, और ये सारे पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। उसमें अगर आप देखें तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें एक पीस आप कह लें कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स ISF उन्होंने एक तशखीस की। उसके अलावा एक BOP बोर्ड ऑफ, ये वहाँ पे जो मॉनिटरिंग करेगा, जो वहाँ पे पीस, बोर्ड ऑफ पीस के नाम से BOP उन्होंने बनाया है कि वो उसको ऊपर से देखेगा, इस ISF को, ये इंटरनेशनल जो फोर्स होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली, जिस तरह से आपने देखा कि UAE ने और सऊदी अरब ने अभी तक कोई इस तरह का उसमें नहीं कहा कि जब हम अपनी फोर्सेस देंगे, तो वो फोर्सेस इसलिए नहीं दे रहे कि अभी तक इसमें क्लैरिटी ऑफ मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान इज ऑल्सो वेटिंग। पाकिस्तान के अगर आप डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखें तो उन्होंने एग्री किया कि जी बिल्कुल, हमें अगर यूनाइटेड नेशन का मैंडेट मिलता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन और वहाँ पीस स्टेबलाइज करने के लिए हमें जाना पड़ता है, तो हमें कोई उसमें आड़ नहीं है। डेफिनेटली वो डिसीजन विल बी टेकन बाय द पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट, वो लोग डिसाइड करेंगे लेटर ऑन स्टेज के ऊपर, और जो कैबिनेट अप्रूव करेगी तो उसके बाद पाकिस्तान फोर्सेस तरह बाकी दुनिया में एज ए अमन फोर्स के दस्ते के तौर पे जाती है पीस मिशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन के, तो वहां भी ये पीस मिशन के तौर पे जा सकती है। लेकिन उसमें डेफिनेटली आज जैसे सर ने बताया कि उसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें रिलीजियस पार्टीज हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ जो हार्डलाइनर्स हैं उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं जैसे आपने भी दी। तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो फैक्शंस हैं, उन सब की राय डेफिनेटली पाकिस्तान इज सीकिंग। यूनानिमसली अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, पाकिस्तान ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, और ना ही अभी तक ये पार्लियामेंट में गया, और ना ही कैबिनेट में, ना ही थिंक टैंक के पास है। बट डेफिनेटली अगर यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला होती है और क्लैरिटी होती है, मैंडेट हमें अभी तक क्लियर ही नहीं है, अभी तक मैंडेट क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान फोर्सेज अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में जाएंगी उनका क्या मैंडेट होगा, इसराइली फोर्सेज विड्रॉ करके किस लाइन पर जाएंगी, पाकिस्तान
और जो बाकी फोर्स है जिसमें इंडोनेशिया है, देखिए उसने उन्होंने भी इंडोनेशिया का नाम भी आ रहा है, और अभी उनके आपने देखा कि प्रेसिडेंट ने विजिट भी किया इंडोनेशिया के, वो भी पाकिस्तान होकर गए। तो इजिप्ट का भी रोल शायद उसके अंदर होगा। तो ये 3-4 फोर्सेस ये इस्लामिक फोर्सेस हैं, और ये इसलिए एक्सेप्टेबल है गजा के अंदर भी, हमास को भी, कि ये एक न्यूट्रल फोर्सेस हैं। और इसमें देखिए इंडिविजुअल का भी रोल होता है। कर्नल साहब जानते हैं पीस मिशन के ऊपर ये भी गए होंगे, तो वहां पे इंडिविजुअल रोल प्ले करता है कमांडर। उसके पास डेफिनेटली एक पॉलिसी होती है, एक प्लान होता है, एक उसका मिशन होता है वहां पर। लेकिन उसके साथ साथ उसका दिल भी होता है, उसका अपना एक अकीदा भी होता है, उसकी एफिलिएशंस भी होती है, उसे पता होता है वो किस कंट्री के लिए वहां खड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जो वहां के लोगों के लिए नुकसानदेह हो। डेफिनेटली वहां के जो गजा में है पाकिस्तानी फोर्सेज अगर जाती है, मेरी अपनी जाती राय, वो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगी हर हाल के अंदर। और कभी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई पाकिस्तानी फौजी वहां खड़ा होगा और इसराइली फौजी किसी बच्चे को शूट आउट कर देगा। इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो ये इसीलिए गजा वाले भी इसको एक्सेप्ट करने पे तैयार हैं। तो मैं, अगर आप मेरी जाती राय पूछें, तो मेरी राय ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां जाना चाहिए। और उससे एक तो कुछ इस तरह फवायद गिनाए कि उसमें पूरी दुनिया में देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। न्यूक्लियर पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। तो ये पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक बड़ी स्टेबलाइजिंग फोर्स, यूनाइटेड मिशन का इसका बड़ा नाम है। फिर अमेरिका के साथ दोस्ती डेफिनेटली वो है। अमेरिका का अपना एक रोल है, वो इस्तेमाल करता है, उसके बाद भूल जाता है। वो बिल्कुल कर्नल साहब की राय से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, वो सही है। अभी वो इंडिया के साथ भी उसने यही रवैया रखा, पहले उनके साथ बिल्कुल जुड़ गया। और मुझे ये उम्मीद है कि वो इस रीजन के अंदर वापस इंडिया के पास भी आएगा। और वो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको वो इस तरह से छोड़ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान को अपनी ओआईसी के साथ जुड़कर रहना है। जो इस्लामिक ममालिक डिसीजन करेंगे आरजू साहिबा, पाकिस्तान हैज टू फॉलो दैट। डेफिनेटली जो आप उसको अगर उस तरफ ले जाएं कि नहीं इब्राहिम अकॉर्ड और एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल एज ए कंट्री, तो वो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। हाँ, सऊदी अरब को फॉलो करके पाकिस्तान जरूर कर सकता है। और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी कंडीशन है कि जनाब आप जो है वो टू स्टेट थ्योरी वहां पर उन्होंने लगाई है कि अगर तो वहां पे आप अमन कायम करते हैं और वहां पे दो मुमलिकतें कायम हो जाती हैं, फलस्तीन को भी आप बनाते हैं और इसराइल को भी तस्लीम करते हैं, तो फिर हम उस सूरत में काफी हद तक जो है हम मेंटली तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ गूंजेगा, और ये कम छोटी चीज नहीं है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे इस वक्त निकल चुका है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ओआईसी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ पे कर्नल साहब एक चीज जरूर, जो हम पहले भी मैं भी बात करती रही हूँ और कई दूसरे पाकिस्तानी भी बात करते हैं कि ओआईसी की कंट्रीज ने तो कभी किसी का साथ दिया नहीं। ये ग्रुप एक बन जरूर गया है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि ये बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़े हों और इन्होंने किसी भी इस्लामिक स्टेट का साथ दिया हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें पहले जो है, आपको नहीं लगता कि हमें कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी? हमारे अपने बॉर्डर्स जो है वहां पे तो हम अमन ला नहीं पा रहे, ना तो अफगानिस्तान साइड पे और ना ही भारत की तरफ। कभी कभार खैर ईरान के साथ भी हल्का फुल्का कुछ हो जाता है हमारा। तो ऐसे में हम अगर जो है किसी पीस मिशन पे जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हम जो है वो इजराइल और हमास के बीच में जो है वो अमन करवा देंगे, तो आपको लगता है कि कोई हमारे ऊपर बिलीव करेगा और हम ऐसा करने के काबिल हैं, जबकि हमारे अपने बॉर्डर्स पे तकरीबन रोज ही अटैक्स चल रहे हैं? देखिए, ये वाकई आपकी बात बिल्कुल बजा है और कर्नल साहब ने भी ये बिल्कुल सही कहा। मैंने उनकी बात में भी ये स्प्रिट देखी कि ये टच जरूर है कि वहां पे एक रिस्क फैक्टर मौजूद है, और वो रिस्क फैक्टर है कन्फ्रंटेशन विद द इजराइल। किसी भी कॉस्ट के ऊपर हो सकता है, और ये कन्फ्रंटेशन फिर वेस्ट के साथ भी हो सकता है। आपको पता है कि इजराइल इज नॉट अलोन, इजराइल मीन्स कंप्लीट वेस्ट। तो ये रिस्क फैक्टर जरूर है। पाकिस्तान आर्मी और जो हमारे जो अरबाब इख्तियार है जो बैठे हुए हैं, वो इस फैक्टर को अच्छी तरह से रिव्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर सारे प्रोस एंड कॉन्स को वो जज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ये इसको देखने के बाद, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है। जिस दिन हालांकि इंडोनेशिया अपनी विलिंगनेस दे चुका है, हमने अभी तक विलिंगनेस नहीं दी हमारी तरफ से कोई। जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं कर्नल साहब आपसे पूछूं और कि क्या होगा, क्योंकि मुझे मेजर साहब के इंशाल्लाह कहने से, हमारे यहाँ एक इजिप्ट एम्बेसडर हुआ करते थे इस्लामाबाद में, तो वो कहते थे कि वो अपने स्टाफ को जब काम देते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इंशाल्लाह, तो वो कहते हैं नो 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 इंशाल्लाह, यू विल डू इट और यू विल नॉट डू इट, डोंट से इंशाल्लाह। तो वही वाली बात है कि इंशाल्लाह कहने से सर मसले हल नहीं होते, उसके लिए पॉलिसीज ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी कर्नल साहब।
मैं एक्चुअली उस बात पर एग्री करता हूं कि इंशाअल्लाह वाली जो बात है ना, तो ये एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एग्जैक्टली आप अपने आप को मदद करें, आप एक अच्छे डिसीजन को ले पाए, तभी भगवान और अल्लाह आपके साथ चलते हैं। अब आगे बात क्या आपके फेवर में है क्या नहीं, जज करते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए रैपिड राउंड फायर में एक जज करके देख लेते हैं। आपके हार्डलाइनर अगर मना कर देंगे तो क्या करोगे? एक बात। आपके ओआईसी के या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज अगर आपको मना कर देंगे तब आप क्या करोगे? तीसरा, आपको जो वहां टास्क दिया जा रहा है कि आप हमास को डिसआर्म करोगे, तो क्या आपको लगता नहीं आप पैलेस्टीनियंस को अपने अगेंस्ट कर लोगे? मुस्लिम कंट्रीज जो वहां पर हथियार और पैसा दे रही थी अभी तक, आप उनको भी अगेंस्ट कर लोगे अपने। और रही बात मे बी पाकिस्तान में ये बोलना बड़ा आसान है कि वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री और पावर, न्यूक्लियर पावर हैज गॉट नथिंग टू डू विद पीस कीपिंग, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि दो आर स्ट्रेटेजिक थिंग्स जब आप पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, ये आपको जरूर मालूम है कि ये वाली जो पीस कीपिंग है, दिस विल बी डायरेक्टली अंडर द यूएस ऑब्लिक इजराइल इन्फ्लुएंस। उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बड़ा तगड़ा होने वाला है। कैसे डिसाइड करोगे किस साइड लूं? क्या इजरायली सही है, या हमास वाला सही है, या पैलेस्टीनियन सही है? ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो बात चल रही है कि मुस्लिम कंट्री की पीस कीपिंग होनी चाहिए, वो इसीलिए चल रही है कि हमास को पकड़ेगा कौन, रोकेगा कौन। और कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसी तरह जैसे आपके अफगान टेररिस्ट को आप कभी एक टाइम ट्रेन करते थे, टीटीपी आपके अपने लोग माने जाते थे, वो आप ही के खिलाफ हो गए, कल ऐसा ना हो जाए कि हमास आपके खिलाफ हो जाए। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना बड़ी छोटी बात है, बड़ी जल्दी आ जाती है। और टेररिज्म से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी ईगो बहुत ऊंची होती है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ जो उसे आज तक सपोर्ट करती रही है फ्रॉम द रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जरूर एक्सपेक्ट करेगी एक सॉफ्ट कॉर्नर। और वो सॉफ्ट कॉर्नर पीस कीपिंग में इजराइल को मंजूर नहीं होगा, यूएस को मंजूर नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की आवाज गूंजेगी जरूर, बट वो आहा की आवाज नहीं गूंजनी चाहिए, आहा की आवाज आनी चाहिए। अगर अच्छी आवाज आ जाए, वो जो आहा चोट करने वाली आवाज है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस ज्यादा है इस समय, क्योंकि आप ऑलरेडी बलूचिस्तान में कमिटेड हैं, टीटीपी के साथ कमिटेड हैं, अफगानिस्तान के साथ कमिटेड हैं। आप एक और अच्छी खासी बड़ी फोर्स निकालकर अगर इस तरह का काम कर पाते हैं, ऑलरेडी आपके और इसराइल के बीच में रेट ऑफ, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों पाकिस्तान को बोलने की जरूरत थी कि 10,000 रुपए पर सैनिक का हम चार्जेस लेंगे, उधर से आगे 1,000 रुपए भी नहीं देंगे। ये सारी बातें जो है ना, ये डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 रुपए इसराइल दे रहा है, तो वो आपको हमास को डिसआर्म करने के लिए देगा, इसलिए नहीं देगा कि आप बल्ले बल्ले जाएं और पिकनिक कर कर आ जाएं। एंड हमास को डिसआर्म करने का मतलब ही यही होगा कि आप एक नया एनिमी शायद बना लें इस प्रोसेस के अंदर। ये रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है अगर चॉइस दी जाए तो एज अ इंडिया, क्योंकि हमारे भी रिलेशन पैलेस्टीनियंस के साथ बहुत बढ़िया है, इसराइल के साथ बहुत घनिष्ठ है, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि किसी दो जनों की लड़ाई के बीच में मैं अपने हाथ जलाऊं, क्योंकि हाथ जलने का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा इसमें। लेकिन मेजर साहब, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि भाई आप जैसा पैसा लेके, हम लोग पहले भी शायद टीवी चैनल पे भी ये बात करते रहे हैं, बल्कि मेजर साहब से मेरी मुलाकात ही या कहिए उनको मैंने देखा ही टीवी पर, इंडियन टीवी पर, जहाँ पे वो मुझे जो है वो ईशा देओल कहा करते थे कि ये तो पाकिस्तान में नहीं लग रही, ये इसका नाम ईशा देओल है। तो फिर मैंने एक दिन इनको फोन करके बताया कि मेरा नाम ठीक है, ईशा देओल भी मुझे एक्सेप्ट है नाम, लेकिन ये कि सर ऐसा नहीं लगता कि हम पैसा लेके अपने सोल्जर्स को कहीं भी भेज देते हैं, चाहे मतलब उनकी जान खतरे में रहे, चाहे वहां पे जरूरत है या नहीं है। तो ऐसा इम्प्रेशन पाकिस्तान का जो बना हुआ है कि जी हम पैसा लेते हैं और उसके बाद कहीं भी हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, कहाँ तक ठीक है? देखिए, पाकिस्तान पहली बात तो ये कि क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी है, उसका एक अहम रुकन है। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आपने देखा है कि दुनिया के अंदर काफ़ी मानी जाती हैं इंडियन फोर्सेस की तरह।
इसलिए आप देखिए कि जो यूएन मिशन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पाकिस्तान की फोर्सेस मिलेंगी। जहाँ रिस्की एरियाज़ भी होंगे पाकिस्तान वहाँ जाता है इस वक़्त। सूडान में भी हमारी इस वक़्त आप देखिए यूएन मिशन बैठा हुआ है। तो वो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो अंडर यूनाइटेड नेशन ऑब्लिगेशंस इनको भेजता है। जब यूनाइटेड नेशन वाले हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमसे पीस कीपिंग फोर्स माँगते हैं, तो फिर हम ज़रूर उसमें भेजते हैं। उसमें हमें 2 एडवांटेज होते हैं। एक एडवांटेज तो ये होता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और उनका एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एक्सपोज़र होता है। मैं आपको बताऊँ बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से दूसरा बेनिफिट जो उनको होता है सोल्जर्स को वो इकोनॉमिकली भी होता है, जैसे आपने बात की। पहली बात तो ये कि हमें कोई इज़राइल या हम किसी मुल्क से पैसा नहीं लेते। हमें जो भी ये पैसा आता है वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू आता है। जितनी भी सैलरीज़ आती हैं यूएन मिशन की, ठीक है? वो हमारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आती हैं और वो भी यूनाइटेड नेशन के थ्रू आती हैं। हमारी यूनिफ़ॉर्म भी यूनाइटेड नेशन की होती है, हमारी अपनी यूनिफ़ॉर्म नहीं होती। हम यूनाइटेड नेशन की यूनिफ़ॉर्म पहन के ब्लू बैरेट पहन के हम वहाँ पे जाते हैं। व्हाइट फ्लैग हमारे पास होता है, पाकिस्तान का झंडा नहीं होता। हाँ, लेकिन डेफिनिटली हम पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं यूनाइटेड नेशन में। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ देखिए पाकिस्तान इस वक़्त राइज़िंग आप कह लें कि जियोलॉजिकली और आइडियोलॉजिकली और इन दिस ज्योग्राफिकली वैल्यू जो है इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया में है। तो पाकिस्तान इस वक्त जब वे करेगा, जैसे कर्नल साहब ने कहा, बिल्कुल वो रिस्क अपनी जगह है कि जहां हम इसराइल और हमास के दरमियान हमें एक बिल्कुल हेयर लाइन को मेंटेन करना होगा, एक बैलेंस को मेंटेन करना होगा, क्योंकि हम वहां पे किसी एक कंट्री की तरफ बायस होकर नहीं जा रहे, लेकिन डेफिनेटली हमें वहाँ पे पीस क्रिएट करना है उसके लिए। और हम समझते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। पाकिस्तान जैसा मुल्क ही वहाँ पे जाकर पीस क्रिएट कर सकता है और एक बफर लाइन ड्रॉ करा सकता है। बाकी जो आप देखें कि अरब ममालिक इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं है जो इस तरह के काम कर सके। इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी अब कंट्रीज़ कर रहे हैं कि भई पाकिस्तान की छतरी के नीचे वो किसी तरह से आ जाएँ। तो पाकिस्तान इस वक़्त पोज़ीशन में है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। पैसे की कोई बात नहीं होती, क्योंकि पैसा तो यूनाइटेड नेशन की जो भी वहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, पे स्केल के हिसाब से वो ऑफिसर्स और सोल्जर्स को वो पे करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें से अपना जो उनका जो इक्विपमेंट का है वो साफ करके उनको उसी हिसाब से जो उनकी सैलरी बनती है वो उनको वो दे देती है। तो उससे दोनों इकोनॉमिकली हमारे पास जितने यूनाइटेड मिशन से आते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और वक्त से पहले स्टेबल हो जाते हैं। बाकी आपने देखा है कि ऑफिसर्स का तबका में खासतौर पर सोल्जर्स, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम तो हर जगह पे जो है यूएन मिशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी आपने देखा पाकिस्तान में, जैसे ने बताया कि बहुत सारे आपके महाज खुले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। बीएलए का महाज बिल्कुल बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इज़ दी 40% रकबे के लिहाज से, एरिया वाइज़ 40% ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से अगर आप बलोच पॉपुलेशन की बात करें तो वो लाखों में, करोड़ों में भी नहीं। वहाँ पर मेजॉरिटी अगर आप देखें कि अगर आप नॉर्थ की साइड चले जाएँ, अगर मिड से तो ऊपर सारा पश्तून स्पीकिंग इलाका है। दो के नेम बलूचिस्तान है, लेकिन वहाँ इस वक़्त मेजॉरिटी पश्तो स्पीकिंग लोगों की आ चुकी है। बलोच उस वक़्त बहुत थोड़े, तो हमें ऐसा नहीं है। फिर वो बहुत वाइड स्प्रेड है। अगर उस एरिया में मैंने क्योंकि ऑपरेट किया है, आप एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाते हैं, डबल केबल चलती जाती है, 3-3 घंटे के बाद कोई एक हैबिटेंट कोई नया इलाका आता है थोड़े अरसे के बाद, और वो आप जाते हैं तो वो छोटा-सा एक टाउन होता है कि अच्छा ओह! ये जनाब खारान आ गया। जी, जी। तो मेन आप देखिए, आपने कोयटा भी देखा होगा और आपने दूसरा ये इस तरह के ज़ोब देखा है, कोयटा तो ये फिर भी, लेकिन आप बाकी इलाके चले जाएँ, किला सैफुल्लाह, ये नाम खारान और ये आपने जिस तरह से सुने, ऐसा नहीं। तो बहुत वाइड स्प्रेड है, लेकिन क्योंकि माउंटेनस टेरेन है और इस तरह की एक्टिविटीज ये लोग करते हैं छुप के और पैसा इनको मिलता है। जैसे हमने पहले भी कहा, तो हमारे हिसाब से देखिए कलभूषण का जिस तरह से हमने नेटवर्क पकड़ा, तो हमें यही होता है कि इंडिया की तरफ से इसमें फंडिंग होती है, वो इनको फंडिंग करते हैं और वो ये आके पाकिस्तान में इस तरह की ये लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर अगर इतने थोड़े से लोग हैं और मामूली से लोग हैं तो इतने सालों से आपके काबू में क्यों नहीं आ रहे? वहां तो मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, और अगर आप ये कह के पल्ला झाड़ेंगे कि भारत कर रहा है तो भाई फिर आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए बीएलए तो काबू में है। आप देखिए हमें कोई इशू नहीं है बीएलए से, हमारी बॉर्डर्स इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फोर्सेज इंटैक्ट है हर जगह, हमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा, हमारी ज्यादा रिलायंस जो है, आपने देखा है कि इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर है, कन्वेंशनल पे इतनी ज्यादा नहीं है। हम इस वक्त जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है
उसके ऊपर ज्यादा हमारी रिलायंस है, हमारी मिसाइल्स पर ज्यादा रिलायंस है, यानी लेटेस्ट जो मॉडर्न वारफेयर है हमारी रिलायंस उस पर है। अब जिस तरह से इनकी रिलायंस है, आपने देखा अभी ट्राई स्टार की जो एक्सरसाइज की है, इन्होंने टोटल कन्वेंशनल वॉरफेयर की है कि जनाब उसी तरह से टैंक चल रहे हैं, वो फोर्सेस उनके पीछे जा रही है, ब्रिज हेड बन रहा है, ब्रेकआउट कर रहे हैं, आगे जाके रीऑर्ग कर रहे हैं, फॉलोइंग जोन कर रहे हैं। ये हमारे पूरे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, मैंने आपको उसमें बता दिया। असॉल्ट अक्रॉस वाटर ऑब्स्टिकल्स हैं। अब ये चीजें नहीं रही हैं, आपको असॉल्ट अक्रॉस वाटर ऑब्स्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ब्लास्ट करते हैं, उस जगह फ्लिंग करते हैं और जनाब रास्ते बनते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आप वहां से क्रॉसिंग्स करते हैं, आपके पास रिबन ब्रिजेस मौजूद हैं। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो हम ज्यादा रिलाई स्ट्रेंथ पर नहीं करते। दूसरी बात है कि हमारा पोस्टर डिफेंसिव है। ऑफेंस के लिए कर्नल साहब को पता है कि 1:3 होता है। अगर एम्फीबियस, जैसे अभी इन्होंने अभी एक्सरसाइज किया एम्फीबियस ऑपरेशन पे अगर इनको जाना पड़ता है तो 1:6 होता है आजू, यानी आपको 6 टाइम ज्यादा फोर्सेस लानी पड़ती है। आम कन्वेंशन में अगर ये लाहौर कसूर से किसी तरह से, तो इनको 1:3 पे अटैक के लिए 3 स्ट्रेंथ होती है। अगर इधर 1 है तो उधर 3 होना चाहिए एक बंदे। तो ये इट इज नॉट ईजी। अगर हैड इट बीन सो इजी ना, आरजू साहब और कर्नल साहब भी जानते हैं, तो दे वुड हैव टेकन आवर लैंड बहुत इजीली। ठीक है, लाहौर इज 35 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। आप देखिए कि जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कराची के बाद, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों पर लाइन, तो हमें स्ट्रेंथ का मसला नहीं है। फिर मोरोवर हमारी रिजर्व बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर और इतनी ज्यादा ये जो आप कह लें कि अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से वी आर वेरी ट्रेन, हाईली ट्रेन इन द वर्ल्ड। हमारी एसएसजी, हमारी अपनी हर का आप देखिए, हमारी हर रेजिमेंट के अंदर इनके भी है कि कमांडो प्लेटून है। कमांडो प्लेटून के बजाय कमांडो कंपनीज है। आई माई सेल्फ एज कमांडेड कमांडो कंपनी, कि हमने कमांडो कंपनी पूरा एसएसजी वाले ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, लेकिन कर्नल साहब कुछ कहना, जी कर्नल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज फॉर द हमास एंड पीस कीपिंग फोर्स, तो इसलिए मैं एसएफसी लेवल पर नहीं जाऊंगा। एसएफसी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो कंट्री की एक वो वाली फोर्स है जो एक्चुअली आर्मी में काउंट ही नहीं होती। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आर वे डिफरेंट। बट ज्यादा बड़ी बात, जो 2 बातें आपने कही हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बफर लाइन जिसको आप मेंटेन करेंगे। अगर आप गाजा में जाते हैं, देयर इज नथिंग बफर लाइन। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। आपका कहना है कि आप बिना बायस के वहां जाएंगे। बिना बायस आप रखेंगे कैसे? आपकी सरकार की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है दैट यू आर एंटी इजराइल, यू आर प्रो पैलेस्टीनियन, यू आर प्रो हमास। तो बायस तो ऑटोमेटिकली आ गया ना। आपका जो आइडियोलॉजिकल बायस है उसको आप कैसे अवॉइड कर पाएंगे? आपका प्राइम मिनिस्टर एक लाइन नहीं बोल पाएगा हमास और गाजा में पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, कैसे बोल पाएंगे आप? बायस तो आपका हमेशा वही रहेगा। इसलिए मैं आप कह रहा हूं, आपको धर्म संकट आएगा हर लेवल पर, धर्म संकट आएगा। बिल्कुल आएगा, के, ये आएगा के हम साथ किसका? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली आप कहीं कुछ और बोल रहे हैं, आप मिलिटरली जो बोल रहे हैं, ये बोलना बड़ा आसान होता है कि बायस नहीं, लेकिन बायस तो ऑटोमेटिकली आ गया। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं आर्मी की, तो आपकी आर्मी इज इस्लामिक आर्मी। आपके यहाँ इस्लाम का बहुत बड़ा फेथ माना जाता है कि नहीं, हमारी आर्मी इज लाइक, आपने अपने बॉम्ब का नाम भी एक तरह से इस्लामिक बॉम्ब दे दिया, न्यूक्लियर वाले का। किसने किया किसने नहीं किया वो छोड़ दीजिए, बट इस तरह से बार बार बात आती है। लेकिन ये बात मैं जरूर बात एग्री करूंगा कि आरजू जी, पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म में तो बिल्कुल ट्रेंड है कि कैसे टेररिज्म करी जाती है। तो उसके जो लूप होल्स है वो शायद अच्छे से निकाल पाएगी कि भाई कौन सा टेररिस्ट कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है। और ये वही हमास है जो पाकिस्तान अभी तक विजिट करती रही थी। तो ये एडवांटेज शायद रहेगा कि आपके जो अपने टेररिस्ट हैं, चाहे वो टीटीपी वाले ले लो, लश्कर ले लो, कौन भी ले लो, तो ये आपका जो साइड वाला, जो बिहाइंड दी कर्टन वाला जो बात है हमास के साथ, वो शायद आप लोग ज्यादा अच्छी कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की लिंक्स टेररिज्म में बिल्कुल अच्छे है। ये बात मैं जिम्मेदारी से मैं मानता हूं। और अगर उसका प्राइड या उसका फल पाकिस्तान आर्मी ले पाएगी, वो मेरा डाउट इसलिए है क्योंकि आपकी कंट्री जो काम करने वाली है वहां पर, दैट विल नॉट बी वेरी वेरी इस्लामिक। वो आप, क्योंकि इजराइल आपसे डिमांड करेगा, यूएस का प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा होगा कि आप उसके खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि डिसआर्म करो, और डिसआर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमास से एक तरह से झगड़ा करना पड़ेगा। डिसआर्म का मतलब क्या होता है?
ये थोड़ी ना होता है कि भाई आप लाइन लगाकर खड़े हो जाए और आपको बंदा आके हथियार दे देगा। जहां जहां जैसे जैसे आपकी स्टेज, तो मुझे इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि आप निकले तो ये सोच के थे कि बायस नहीं होगा, लेकिन आपके कंट्री का, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बायस तो टोटली दिखता है और बोलता भी है, हर बार बोलता है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज से भी कहीं इसी बात पर आपका बैर ना हो जाए, दुश्मनी ना हो जाए कि भाई तुम तो इस्लामिक थे, तुम जाकर पैलेस्टीनियंस को ही दबा रहे हो, उनसे हथियार निकलवा रहे हो, क्योंकि उनको हथियार दे कौन रहा है? कोई ना कोई इस्लामिक कंट्री दे रहा है, चाहे ईरान दे रहा है, जॉर्डन दे रहा है, कोई भी दे रहा है। सो आपका रिस्क फैक्टर जो है ना, कैलकुलेटेड नहीं है। आप एक बहुत बड़ी चीज के अंदर घुसने वाले हो, और मैं कहूंगा कि एक्चुअली आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप ये काम इतने जस्टिफाइबली अनबायस के साथ कर पाना, ये अपने आप में आपके लिए एक धर्म संकट हो जाएगा। और मेरा ख्याल से जी, हम अकेले रह नहीं सकते, हमें ओआईसी के साथ हर जगह और यूनाइटेड नेशन के साथ हर जगह खड़े रहना होता है। आपने बिल्कुल अच्छा कहा, यूएस प्ले बुक इज वेरी मच क्लियर, देयर टिल्ट प्रो इसराइल टिल्ट इज वेरी मच क्लियर एंड एवरीबडी नो दैट। लेकिन हमें यूं पता है कि हमें मैंडेट अगर क्लियर होगा, हमास हैज ऑलरेडी एग्रीड टू डिसआर्म, बट ऑन द कंडीशन के इजराइल फोर्सेस अगर विड्रॉ करती हैं एक खास लाइन के बाद, और ये जितने भी जो मगरिबी है और ये गजा है और ये इसको अगर ये वेस्ट बैंक इससे विड्रॉ करती हैं, तो दे देमसेल्फ आर रेडी कि हम एक न्यूट्रल फोर्स को हथियार उनको सबमिट करने पे वी आर एग्री। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये सिचुएशन हो जाती है और इसराइल विड्रॉ कर लेता है वेस्ट बैंक से भी और गजा से भी, तो हमें उनको डिसआर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और पाकिस्तानी फोर्सेस को मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी यहाँ रहता हूँ एंड आई नो द पीपल, और मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ, तो ये कोई हमास का अल्लाह आपका अल्लाह सेम नहीं है, क्योंकि अगर हमास किसी भी तरह के इंशाअल्लाह में विश्वास रखता, तो जिस बर्बरता से वो काम करता है वो कभी नहीं करेगा उतनी बर्बरता, क्योंकि इस्लाम और किसी भी तरह का इस्लाम ये नहीं सिखाएगा कि आप जिस तरह से औरतों और बच्चों को मारते हैं। तो इसलिए आप मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एक अच्छा इस्लाम कभी भी हमास के लिए एप्लीकेबल होगा, ये मेरा अपना आकलन है। असल में अब ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास भी और हमास के पास भी, देखिए, और यही एक है कि बफर लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी इस वक्त बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। आप मानिए मेरी बात नदीम, देयर विल नॉट बी एनी बफर लाइन फॉर द सिंपल रीजन, आप जो पीस कीपिंग करने की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो ये नहीं किया जा रहा कि हमास और इजराइल के बीच में आप एक बफर के तौर पर काम करेंगे, जैसे लेबनान और इजराइल के बीच में इंडियन फोर्सेस ऑपरेट करती है, क्योंकि इंडियन फोर्सेस जहां ऑपरेट करती हैं वहां पर हिजबुल्ला भी इंडियन फोर्सेस के साथ बड़ा अच्छा है और इजराइलीज भी है, इसलिए वो बफर जोन मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो किलोमीटर्स के अंदर है विड्थ पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर आपको सबसे बड़ी जो तकलीफ आने वाली है कि इजराइल आपके ऊपर हमेशा डोमिनेट करेगा, हथियार निकलवाइए हमास के। और हमास, मान लीजिए मेरी बात, आज तक कभी कहीं कोई टेररिज्म वर्ल्ड में किसी भी तरह की, जो कि स्पेशली ईरान जैसी कंट्रीज, हिजबुल्ला जैसे लोगों के साथ, हुतीज के साथ जो मिला हुआ होता है, वो वेपन अगर देने वाली स्टेज में होता है ना, तो ये बहुत पहले हो गया होता, जब हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा में बनाई थी। हमास वाज डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तभी कर देता। मान लीजिए मेरी बात, हमास इज नॉट वन सेक्ट, वो एक सोच है, वो एक सोच है जो इस पर एग्जिस्ट करती है कि यहूदी के लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उस वाली सोच को आप नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए आप ये सोचें तो शायद आपके लिए गलत एप्रिसिएशन हो जाएगा कि वो हथियार देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो हमें मुस्लिम कंट्री क्यों चाहिए भाई पीस कीपिंग में? फिर तो कोई भी ले ले, फिर तो इजराइल ही ले ले, कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर हथियार गिव अप करने हैं तो क्या बड़ी बात है? लेकिन सर बात सारी ये कि हमें शुरू करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि हम इसे खत्म कैसे करेंगे, या इस जंग में या इस वॉर में जिसमें भी हम दाखिल होने जा रहे हैं उसमें से बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि इससे पहले हम अफगानिस्तान में देख चुके हैं।
आप बाहर आए या ना आए, इजराइल और यूएस तो निकलकर बाहर आ जाएगा, आप हाँ। अफगानिस्तान की तरह अटक जाएंगे, क्योंकि ऐसा फिर ही है। दुश्मनी हमास की आपके साथ हो जाएगी कि जी आप देख लीजिए ये, क्योंकि देखिए टॉक फेल होना और ना होना कोई गारंटी नहीं दे सकता, और जिस भी दिन कहीं इसमें ऊंच नीच आई तो आपको दोनों तरफ से जूते पड़ेंगे। एक है विद इन दी कंट्री, वो जो हार्डलाइनर्स है वो बोलेंगे देखो हमने कहा था, आपको ओआईसी की कंट्रीज वाले भी बोलेंगे देखो भाई हमने कहा था, तुम तो मुसलमानों के ही खिलाफ हो गए। तीसरा इजराइल बोलेगा हमने पैसे भी दिए और तुमने नहीं काम किया। हमास बोलेगा कि जनाब हमने आपको बोला था कि चलो आप हमारे अपने भाई लोग आ रहे हो और आप हमारे ही खिलाफ हो गए। तो आप देखिए समझने की कोशिश करिए ना कि किस तरीके से एक मेंटालिटी एकदम से सब कुछ, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा हो जाए वाह वाह, मैं तो बोल रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने सही। केटर फॉर करना होता है वर्स्ट केस, और आपके लिए वर्स्ट केस काफी सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि डॉलर के आगे सर हमारे दिमाग काम करना छोड़ देते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम कुछ सोचेंगे जिस वक्त हमें डॉलर मिलेंगे हमारे लोगों को, तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। बहुत बहरहाल बहुत 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 बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर इस डॉलर को लेने की कोशिश करी, मैं आपको बता रहा बिल्कुल हूँ ऐसा बहुत ही है, बड़ी बिल्कुल कीमत ऐसा ही चुकानी है। पड़ेगी। आप ऑलरेडी एक चुका रहे हैं, आप एक असल में ऑलरेडी डॉलर पाकिस्तान की का कीमत, रोल ऐसा बन गया है पाकिस्तान का कि इस्लामी दुनिया में एक लीडर का रोल बन चुका है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस वक्त इसमें सुपीरियर है, और पाकिस्तान को ये रोल छोड़ नहीं सकता, पाकिस्तान इसको वैक्यूम नहीं सकता। तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू गो अलोंग, हमें इनके साथ ही जाना है। तो नहीं, जहां पे सर भी इस्लामी दुनिया मेजॉरिटी फैसला करेगी, आपको पता है हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुक है, कतर के साथ हैं, बहरीन के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, कुवैत है, ये लोग जिधर फैसला करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग। वी विल डेफिनेटली गो अलोंग। और मोर उधर हमारे भी सर, उधर भी यस डॉलर ही यस आ यस, जाता है, क्योंकि इन तमाम कंट्री से हमने उधार ले रखा है, तो सर हम उन्हें नहीं ना नहीं नहीं नहीं, कर पाते। उधार उधार छोड़ दीजिए। अफगानिस्तान में कौन सी कंट्री आपके साथ खड़ी हो रही है कि चलिए जी अफगानिस्तान के साथ आपके साथ जाती हो रही है? टीटीपी से नहीं, लड़ने के लिए आपको कौन सी कंट्री साथ, मानिए मेरी बात मेजर नदीम, लड़ाइयां आपको अपनी खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप अगर वो ये लड़ते हैं, सोचें कि वी आर क्वाइट ओआईसी कैपेबल। या सऊदी अरेबिया आकर आपकी लड़ाई आपके देश में लड़कर आपको जिताएगा, तो कोई नहीं करने वाला। और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी नेटो फोर्सेस और यूएस यूक्रेन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता, कहीं कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। चाहे अगर मैं बात कर लूं नॉर्थ कोरिया की कि उन्होंने कुछ सैनिक जाकर वहां रूस में भेजे, वेल अब वो भी वापस आ गए। आपके यहाँ कोई नहीं आपकी लड़ाई लड़ने वाला। 100 सैनिक आपके अगर 10 किसी ने भेज भी दिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ऐसा होना कोई, ऐसा लेकिन लड़ाई आपकी कोई नहीं लड़ेगा। और स्पेशली मान लीजिए हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी के पीछे पड़ती है तो उसके पास बहुत सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, अदरवाइज हमास एग्जिस्ट कैसे कर रही है? हमास अपने आप में एक टेररिस्ट सोच नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक दिमाग के अंदर पैदा किया हुआ आइटम है। जब वो सही किसी है। के बिल्कुल। पीछे पड़ता और है तो वी आपके आर लिए नॉट, बहुत तकलीफ करेगा। देखिए वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट हमास, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द पीपल, यू हैव टू पैलेस्टीनियन प्रोटेक्ट, पीपल। यू विल नहीं, हैव टू प्रोटेक्ट, हमने एक यही लाइन तो ड्रॉ प्रॉब्लम करनी है, आएगी आपको। डेफिनेटली वो इस साइड पे होंगे, इजरायली उस साइड के ऊपर होंगे। और जब हमें मैंडेट क्लियर होगा, यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला हमारे साथ होगी, सिक्योरिटी काउंसिल सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर चुकी है, अगर वो हमें मांगते हैं यूनाइटेड नेशन के थ्रू, देन डेफिनेटली, और ओआईसी उसमें हमें आगे करती है। आखिर में थर्ड डेफिनेटली यूएसए भी है, उसका एक बहुत बड़ा स्टेक है, और पाकिस्तान के साथ हमेशा वो एक फ्रेंडली फ्रंट स्टेट के तौर पे हम एज ए एलाई उनके साथ काम करते रहे हैं, ठीक है। तो नॉन नेटो एलाई हैं हम उनके, अमेरिका के साथ, तो हमें उसको भी डेफिनेटली उसको वैल्यू देना पड़ती है, और हम देते हैं। बाकी डॉलर का मैंने बता दिया आपको कि डॉलर यूनाइटेड नेशन की एक फिक्स सैलरी है, अमाउंट है, वो हर किसी को देते हैं जो यूएन मिशन पे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरी अपनी राय है, हम अगर गए तो हम वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, हमास और इसराइल के दरमियान लाइन ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे, और हम कैपेबल हैं, क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का अपनी फौज का पता है। वी आर क्वाइट कैपेबल, और हमारे लोग बहुत डिटरमिन्ड हैं, और इंशाल्लाह ये हम मैनेज करेंगे। हम अफगानिस्तान के तालिबान, नहीं सर, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो तब मानूं ना जब आप पहले बलूचिस्तान के लोगों को बचा के दिखा दें, जो मिसिंग पर्संस का इशू है सर उसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। यहाँ पे जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि अगर इमरान खान की बहनें
या डॉक्टर मारंग बलोच अगर प्रोटेस्ट करेंगे हाँ। तो उनके ऊपर रात के वक्त पानी फेंका नहीं, जाएगा। ये हमारे देखिए गलत अपने है। यहाँ क्या कुछ हो रहा है सर, वो ये चीजें गलत तो है। हम ठीक नहीं कर हाँ, रहे। केपीके में क्या चल रहा है हमारे उन्हें यहाँ हमें ठीक अब करना चाहिए। बलूचिस्तान में लोग कितने परेशान है, चाहे वो थोड़ी तादाद में, तो हम अगर थोड़े से लोगों को हाँ। भी हम उनके राइट्स नहीं दे पा रहे, और उसके बाद सारी दुनिया का ठेका हमने उठा के रखा है कि हम जिस तमाम इस्लामिक कंट्री के चौधरी हैं, तो सर ऐसे तो हाँ। नहीं चलेगा। बहरहाल नहीं, सर बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया कि आप लोगों ने आज ज्वाइन थैंक यू। किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, और आई अस्सलाम होप वालेकुम। कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र